हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? हेलो प्रीति, हेलो 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 एमडी, हेलो अंजलि, हेलो धीरज, बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना जब बैठे थे, मेरी क्लास ही नहीं लगाते हैं लोग। मतलब मैंने कितनी बार बोला है इस क्लास के लिए, लेकिन सुनता ही नहीं है कोई। तो अभी फिर से कहा सुनी हो गई और आपकी क्लास लग गई। अब कल से आपको बाकायदे क्लास देखने मिलेगी। आपकी कल से क्लास रेगुलर रहेगी, परेशान नहीं होना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी जब मैं बैठी थी तो मुझे ना अपने छोटे में एक ऐड आया करता था बूमर का। तो वो च्युइंगम नहीं होती थी, तो उसमें एक ऐड आता था जिसमें एक चिड़िया होती है और उसके कुछ आपका आ रहा है मेरा मैसेज, देखिए, देख रहे हैं? बताइए एमडी जी क्या कह रहे हैं? तो पहले ना एक ऐड आता था, तो उसमें एक चिड़िया रहती है। चिड़िया के तीन बच्चे रहते हैं, तो उनमें से एक अंडा ना लुढ़क के आता है और चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। तो चिड़िया इतनी अच्छी होती है कि देख रही होती है कि उसके अंडों से वो जो अभी लुढ़क के अंडा आया है वो काफी अलग है, बट फिर भी वो उस अंडे को उतने ही प्यार से रखती है। तो उसमें फिर एक गाना चलता है, एक चिड़िया रानी बड़ी सयानी अंडे दिए खास, एक अजनबी अंडा लेकिन लुढ़क के आया पास, उसमें से निकला कछुआ, जय हो पंखों वाली मैया तूने उसे भी कर लिया। मतलब मुझे ना कुछ ऐसी छोटे-छोटे जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ ऐसी यादें अभी भी दिमाग में मेरे कभी-कभी घूमती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई, आगे सब लोग पढ़ना शुरू करें, आवाज़ आ रही है मेरी? कुछ बोलो, कुछ बोलो, मुँह तो खोलो। हाँ जी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अब दिमाग खराब करना शुरू करते हैं। अरे! ये तो बिहार का खुल गया। ठीक है, देखो। चिड़िया रानी बड़ी सयानी अंडे दिए खास। अरे वो क्लास लगा ही नहीं रहे हैं। मतलब एक हफ्ते से बोल-बोल परेशान हो गई मैं कि क्लास लगाओ, क्लास लगाओ। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, क्लास है, बस वो लगा नहीं रहे हैं। तो इस कारण से आज बहुत ज़्यादा ही कहा-सुनी हो गई। उसके बाद फिर ये क्लास लगी है। अब कल से अगर क्लास लगी हुई नहीं मिली ना, तो फिर और ज़्यादा कहा-सुनी हो जाएगी। फिर तो एकदम तांडव करेंगे हम उनके सर पे बैठ के। तो चलो हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग थे यहाँ पर, है ना? आपके चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने पढ़ा था, उसके बाद हमको आगे जाना था। तो लिंगानुपात हमने पढ़ लिया था। अब आपके हाँ, यहाँ पर थे हम लोग। आज कहीं और जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था? हेलो पूजा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि हाँ, नहीं हरा नहीं लूँगी, ये ले लेते हैं। ठीक है? हाँ जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है? हाँ जी। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें, तो लड़के और लड़कियों, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, पैदा हुए बच्चे, तो छोटी लड़कियों और छोटे लड़कों जो अभी पैदा हुए हैं, तो उनका लिंगानुपात देखा जाता है कि कहाँ पर कितने संख्या में ज़्यादा हैं। और 1000 बच्चों में, ठीक है? 1000 लड़कों में लड़कियों का अनुपात ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है? हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की थी? तो सर्वाधिक थी अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा है, मतलब कि लड़कियों की पैदावार अच्छी है, वो जीती भी हैं, ऐसे करके। ठीक है? ऐसी।
तो लड़कियां यहाँ पर ज्यादा हैं, करीब 1000 लड़कों में 972 लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे कम कहाँ की है? हरियाणा की है। यहाँ पे 1000 लड़कों में आपकी सिर्फ और सिर्फ 834 लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार में सबसे अच्छा चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब कि यहाँ पे 1000 लड़कों में आपकी 968 लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे केवल और केवल 871 ही लड़कियां मौजूद हैं। ऐसे करके यहाँ तक ठीक है। हम आओ अच्छा, आपको भी मुकेश? हाँ, 884 नहीं 34 है, 84 की 34 है, पर यहाँ पे 34 लिखा हुआ है ऐसा। अरे वो देखिए, यहाँ पे छोटी बच्चियों की बात चल रही है। एक सेक्स रेशियो हमने पीछे देखा था, अब ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इसकी बात चल रही है। क्लास वो लगा ही नहीं रहे थे ना, इसीलिए नहीं दिखा रहा था। अब कल से ना दिखे फिर बताते हैं हम। कल तो सरस्वती पूजा थी ना, तो क्लास लगाए ही नहीं थे। ठीक है, ऐसे जूम नहीं होगा, ये जूम नहीं होगा शायद। हाँ, जूम नहीं होगा, पीडीएफ जूम होता है। ठीक है, देखो साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर मतलब कि लिटरेसी रेट, क्लास लगाए बिना चली आती हैं। एक तो क्लास जानबूझ के लगवाओ कि हमारी क्लास नहीं लगी, उनसे लड़ो, ऊपर से ये सुनने मिले कि मैं धोखा करती हूँ। गजब करती है भाई। क्यों नहीं होगा? होगा, है ना। देखो, तो बाकी सब छोड़ा, भी पढ़ने में ध्यान दो। देखो यहाँ पे अगर साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है, तो लिटरेसी रेट ये यहाँ पर क्या कहते हैं, साक्षरता दर अगर देखी जाए तो साक्षरता दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि साक्षरों की संख्या, मतलब कि कितने पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या, और 7 साल के ऊपर लोगों की संख्या, मतलब कि 7 साल के ऊपर जितने भी लोग साक्षर हैं उन दोनों की संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके साक्षरता का फॉर्मूला निकल आता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7 साल से ऊपर जिन जिन लोगों को भाषा का ज्ञान है, वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें हमारे भारत में साक्षर माना जाता है। ठीक है, साक्षर माना जाता है। अगर आप 7 साल से कम है और आपको बोलना लिखना पढ़ना ये सब नहीं आता, बोलना तो आता ही होगा लेकिन लिखना पढ़ना समझना नहीं आता है, तो आपको साक्षर नहीं माना जाता। ठीक है, आप उस टाइम पे 7 साल के नीचे नहीं कंसीडर करते। लेकिन अगर आपकी उम्र 7 साल से ऊपर है और आपको भाषा की पहचान, आपको लिखना पढ़ना आता है, तो आप साक्षर हैं। चाहे कुछ भी लिखना पढ़ना आता है, आप साक्षर हैं। ठीक है, ये तो इसको एक बार ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अच्छी है, तो राज्य की साक्षरता दर में आपका केरल, ठीक है, कौन सा? आपका केरल पहले नंबर पे है। यहाँ पे 100 से डिवाइड हुआ है। BAO, ठीक है। देखो, तो केरल की अगर बात करें तो केरल की साक्षरता दर 94% है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ की है, तो हमारे बिहार की है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, 61.8%। गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा। ठीक है, देख लेना। उसके बाद किस यूनियन टेरिटरी की या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम साक्षरता दर है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अच्छी है। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना। राज्य में अगर बात करें तो केरल की सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा साक्षर इंसान केरल में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम की है सबसे अच्छी साक्षरता दर, यहाँ पे 91.3% है।
सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है। बिहार में सबसे कम है 61%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4% लोग साक्षर हैं। ठीक है, वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता दर देखी जाती है 91.1% की, और सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नगर हवेली की है। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली की है। अगर आप नोट करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मैंने तो शुरू से कहा था नोट करते हुए चलना। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? हमें बहुत सारा पढ़ना, जल्दी करो। ठीक है, हेलो नीरज, है ना? हाँ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या कुछ नहीं है कि कितने लोग शहरों में निवास करते हैं, कितने लोग गांव में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या में अगर देखा जाए तो किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, अगर राज्य के अंदर देखा जाए तो गोवा में सबसे ज्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। यहाँ पर 62.2% लोग आपके शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, सबसे कम शहरों में निवास हिमाचल प्रदेश के लोग करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो गोवा में। अब गोवा का छोटा सा एरिया ही है, ऑलमोस्ट सारा डेवलप करना शुरू कर दिए वो लोग, तो पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र ही हो गया। 62% की आबादी शहरों में निवास करती है गोवा में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, भैया पहाड़ी इलाका में तुम कहाँ से शहर बसा लोगे, है कि नहीं? अगर शहर है भी तो पहाड़ी के नीचे ही होंगे, तो पहाड़ी के नीचे तो ऐसा है नहीं ना कि सारे के सारे एक ही जगह बस जाएंगे। इसी कारण से यहाँ पे सबसे कम शहरी जनसंख्या आपको देखने मिलेगी। बात खत्म। यही क्वेश्चन अगर यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या है? तो शहरी जनसंख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा है। 97.5% लोग शहरों में निवास करते हैं दिल्ली में। अगर हम सबसे कम शहरी जनसंख्या की बात करें आपके केंद्र शासित प्रदेशों में, तो अंडमान निकोबार की सबसे कम शहरी जनसंख्या है। केवल और केवल 37.7% केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं शहरों में। ऐसा, सिर्फ इतना याद रखना है। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि इसको ना ऐसे बहुत व्यवस्थित करके नोट करते हुए चलना। यहाँ पर अगर आपका पेज है, अगर आपका ये कॉपी है, तो यहाँ पर मान लो आपने लिखा शहरी जनसंख्या। ठीक है, शहरी जनसंख्या, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉलम बना के सर्वाधिक। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम बनाना है और यहाँ पे लिखना है न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम। इसके बाद यहाँ पर आपको राज्य लिखना होगा। राज्य के बाद सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मान लो कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है आपके गोवा में। ठीक है, आपके गोवा में, तो यहाँ गोवा लिख दो। न्यूनतम कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा गोवा में है। ठीक है, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश सबसे कम है। वही अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है कहाँ रहती है? आपके दिल्ली में। और सबसे कम कहाँ रहती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, उसके बाद टॉपिक चेंज, यहाँ से फिर वही कि मान लो कि जाति है ना, आपकी जाति सर्वाधिक कहाँ पे है, न्यूनतम कहाँ पे है, और फिर राज्य का और यूनियन टेरिटरी का। अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ये नेसेसरी नहीं होगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर ज्यादा है तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, इस हिसाब से मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अरे अमित, हिमाचल प्रदेश का 10% है, 10%। ठीक है, सिंपल सी बात। देखिए, अब बात करें जाति की, तो सबसे ज्यादा जाति मतलब कि एसटी कम्युनिटी कहाँ पर निवास करती है? एसटी कम्युनिटी की बात करें तो टोटल भारत में जातियों की संख्या, ठीक है, टोटल भारत में जातियों की संख्या कितने करोड़ की है? तो 20.14 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है कि पूरे भारत में जाति एससी कम्युनिटी के कितने लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे 20.14 करोड़ लोग भारत में एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फिर इस कम्युनिटी के लोगों की संख्या बताई गई है
11 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यही अगर हमारे बिहार में बात की जाए तो बिहार में जातिगत गणना हुई है, जिनमें से 94 लाख लोगों का नाम डिसाइड किया गया है। ठीक है, अलग देख लेना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जाति संख्या या फिर कह लें कि सबसे अधिक जाति किस राज्य में निवास करती है, तो सबसे अधिक जाति निवास करती है आपके उत्तर प्रदेश में, जबकि जनजाति एसटी कम्युनिटी ये कहाँ निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ जी। तो एससी कम्युनिटी मतलब कि जाति कहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत, है ना, मतलब कि मान लो कि सबसे ज्यादा जाति आपके मतलब कि जाति पर, मतलब कि उत्तर प्रदेश में मान लो कि बहुत सारी जातियां निवास करती हैं। मान लो 100 जाति वहां पे निवास करती है, 100 जाति के एक लोग भी हो सकते हैं, लेकिन परसेंट वाइज देखा जाए कि अगर यादव जाति है तो यादव के आपके 100 लोग अकेले आपके पंजाब में है, तो इसमें प्रतिशत की संख्या में वो ज्यादा हो जाता है। कंफ्यूज मत होना। तो नाम के अकॉर्डिंग जाति की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन जाति से आधारित लोगों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से कहां पर है, तो पंजाब में सर्वाधिक है। ऐसे करके मैम यूपी पुलिस किस टाइप में एक क्वेश्चन पूछेगा? हर एक एग्जाम में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर करंट अफेयर का है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप डेली करंट अफेयर में पढ़ते हो। और मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, यही एक टॉपिक है, पिछले 4 दिन से पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या? मतलब एक बार समझ लो फिर बतियाते रहना। मुझे इतनी गुस्सा आती है, अगर बात करनी है क्लास के लास्ट में बात करना, मैंने किसी का एक क्वेश्चन नहीं देखना है। बुरा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, बैठे हो तो ठीक, नहीं बैठे तो भी ठीक। मुझे मतलब है कि टॉपिक मैं अच्छे से पढ़ा के खत्म कर दूं। मैं बतियाने नहीं आई हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर जाति की बात करें, है ना, कि कौन कौन सी जाति हमारे भारत में है, तो जाति सबसे ज्यादा हमारे भारत में है। टोटल अगर संख्या बात करें कितनी जाति है, तो जातियों की, जाति से आधारित लोगों की संख्या 20.14 करोड़ लोग यहाँ पर भारत में जाति आधारित निवास करते हैं। मैंने कहा कि सर्वाधिक जाति वाला राज्य, मतलब कि मान लो कि मैं अन्य जाति से, है ना, ब्राह्मण मेरी जाति है, किसी की और भी बहुत सारी जातियां हो सकती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, तो अलग अलग इंसान, मान लो कि 100 लोग हैं, अलग अलग जाति से संबंधित हैं, एक साथ कहाँ रहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो जाति की सबसे ज्यादा जाति के लोग आपके उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, लेकिन उन जातियों के सबसे ज्यादा लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग संख्या में कहाँ पे निवास करते हैं, तो संख्या में प्रतिशत अगर देखा जाए तो आपके पंजाब में निवास करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, सर्वाधिक जाति संख्या कहाँ पे है आपके, सर्वाधिक जाति कहाँ निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक जाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं, पंजाब में। प्रतिशत के हिसाब से पंजाब ज्यादा है। अगर हम बात करें, एक छोटा सा नोट था कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन 4 क्षेत्रों में कोई भी किसी भी प्रकार की जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर कोई भी प्रकार की जाति नहीं पाई जाती। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जनजाति, मतलब कि एसटी कम्युनिटी। एसटी कम्युनिटी से हमारा तात्पर्य ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो कि हमारे भारत में बहुत पुराने समय से हैं, बहुत पुराने समय से, और आज भी वो जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो उन्हें हम एसटी कम्युनिटी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ठीक, हाँ जी। तो एसटी भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं, है ना? अच्छा, इनकी संख्या कितनी है टोटल भारत में? जैसे जाति के लोगों की बात करें तो 20.14 करोड़ थे। अगर हम जनजाति की संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमारे भारत में 10.43 करोड़ लोग जनजाति क्षेत्रों से निवास करते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में है, जबकि जाति उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जनजातीय प्रतिशत, है ना, सबसे ज्यादा जनजातीय प्रतिशत कहाँ पर निवास है, तो ये रहता है आपके लक्षद्वीप में। 94.8% लोग, है ना, जनजाति से संबंधित हैं और लक्षद्वीप में निवास करते हैं। ठीक है, ऐसा। जबकि अगर जाति की बात करें तो वो कहाँ पर थी, आपके पंजाब में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लेता है कई बार। आपके मध्य प्रदेश तो सब जानते हैं,
उत्तर प्रदेश वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा नोट और है, जैसे हमने वहां पर नागालैंड को देखा था, है ना, यहाँ पर हमने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर देखा था कि किसी प्रकार की जाति निवास नहीं करती है, कोई भी जाति समुदाय यहाँ पर निवास नहीं करता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जनजाति संख्या निवास नहीं करती है, इन राज्यों में जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है, ऐसा। हाँ, बस वही। हाँ, ठीक है, आगे देखो। उसके बाद 2021 में 16वीं जनगणना हुई है, मतलब कि 16वें नंबर की जनगणना हुई है ना। और आदर्श वाक्य इसका क्या रखा गया था, तो जन भागीदारी से कल्याण, ठीक है, जन भागीदारी, जन भागीदारी से कल्याण, ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया था, ठीक है। याद रहे तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा नोटिस कर लेना, हो जाएगा। आगे देखो, तो ये हमने भारत की जाति खत्म, सॉरी, भारत की जनगणना खत्म कर दी। अब एक बार तेजी से रिवाइज कर लो। अरे आओ भैया, ठीक है, हाँ जी। एसटी समुदाय है पगलो, एसटी समुदाय है, एसटी समुदाय के अंतर्गत अलग अलग जनजातियों को रखा जाता है, ऐसा, ठीक है। देखो, सबसे पहले भारत की जनगणना हमने 2011 के अकॉर्डिंग कंसीडर की है, लेकिन उससे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में, लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत की, हर 10 साल में जनगणना हम शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन ने की थी। आधुनिक विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे पहला देश जहां पर सबसे पहले जनगणना हुई थी, तो जनगणना सबसे पहले हुई थी स्वीडन में 1749 के टाइम पे, ठीक है। दशकीय जनगणना की बात करें तो दशकीय जनगणना 10 सालों में, हर साल 10 सालों में होने वाली जनगणना, इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, ठीक है, अमेरिका ने की थी 1790 के दशक में। उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना ये हुई थी 1951 में, और इस टाइम पे हमारे भारत के निर्वाचन आयुक्त ये कौन थे, तो उनका नाम है आर्य गोपाल स्वामी। करंट अफेयर मैंने अमित पढ़ा रखा है, आपका करंट अफेयर ऑलमोस्ट डन है। और रही बात आपके बिहार करंट अफेयर की, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा दूंगी। बिहार करंट अफेयर कहिए तो अपलोड कर दूंगी, है ना, अपलोड कर दूंगी। देखिए, अगर हम बात करें तो 1951 में हुई थी प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की जनगणना आयुक्त थे आपके आर्य गोपाल स्वामी। भारत में जनगणना किसके अधीन कराई जाती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होती है। यहाँ पर जनगणना आयुक्त 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो 2011 में जनगणना आयुक्त का नाम क्या था, डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगर हम बात करें 2023 की रिपोर्ट उसमें आएगी, तो 2023 के लिए जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। लेकिन 2023 में अभी तक कोई भी जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि कोविड का टाइम था, उसके बाद फिर हम लोग जनगणना में व्यस्त ही रह गए, ठीक है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए 2011 की जनगणना ही हमें कंसीडर करके चलनी पड़ती है। और यही कारण है कि 1 से 2 क्वेश्चन ही अब पूछे जाते हैं, नहीं तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, ठीक है, ये रही बात। आगे देखो, उसके बाद है आपका शुभंकर। शुभंकर क्या है, 2011 की जनगणना क्या, तो ये था प्रगणित शिक्षिका, पढ़ाती हुई एक शिक्षिका, ऐसे। आदर्श वाक्य की बात करें, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपका वो रखा गया था। इसके बाद आपके कुल कितना खर्च आया था 2011 में जब जनगणना कराई गई थी, तो 2200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसके साथ मैंने एक बात और बताई थी कि हमारे भारत में एक बार ऐसा हुआ था 1911 से 1921 के दौर पे, जब हमारी जनसंख्या में गिरावट देखने मिली थी। मतलब कि उस टाइम पे बर्थ रेट कम था, डेथ रेट ज्यादा थी, मृत्यु ज्यादा हो रही थी, जन्म कम लोगों का हुआ था। इस कारण से 1911 से 1921 का जो वर्ष है, इसे हम आपके ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहते हैं,
ठीक है, ग्रेट डिवाइड कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या हमारी ऋणात्मक हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आगे अगर देखें तो 2011 की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 2011 में कुल जनसंख्या बताई जाती है 121 करोड़ की, है ना, 121 करोड़ की भारत की जनसंख्या थी हमारी। उसके बाद ये टोटल विश्व का, जैसे 121 करोड़ की जनसंख्या के लिए भारत में निवास करती है, तो टोटल विश्व के आधार पर हमारे भारत की जनगणना कितनी प्रतिशत होगी, तो यहाँ पे पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5% अकेले है ना, अकेले है। अभी और बढ़ चुकी होगी, क्योंकि 2023 में आपने देखा था कि 142 करोड़ की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, तो ये निवास करती है हमारे भारत में। तो ये रही बात। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की आबादी, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, तो 51.47% मेल निवास करते हैं। महिलाओं की बात करें 48.53% महिलाओं की संख्या है। उसके बाद शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या 31.2% है, जो कि सबसे ज्यादा गोवा में शहरी जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 68.8% है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आपकी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, मैंने भी पढ़ाया था। उसके अलावा 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, और विश्व की जनसंख्या के 17.76% है, जैसा कि मैंने सबसे ऊपर बताया था। तो 2023 में जो भी जनसंख्या यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रकाशित हुई थी, उस अकॉर्डिंग हमारे भारत की जनसंख्या अकेले विश्व की जनसंख्या में 17.76% का योगदान देता है, ठीक है, ये रही बात। और अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। हाँ, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारे भारत में कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अकेले 20 करोड़ की आबादी निवास करती है, ये कि 2011 के अकॉर्डिंग है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, यहाँ पे 11 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो सिक्किम में सबसे कम है, सिर्फ 6 लाख है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिजोरम है, यहाँ पे आपकी ये जनसंख्या है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देख लेना, यहाँ पे कोई स्पेशल वो नहीं था, मेजरमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था कि कितनी संख्या निवास करती है, ठीक है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, हमारा भारत 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, लक्षद्वीप में सबसे कम, ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे कम। आगे देखो, उसके बाद आता है आपका कि दशकीय वृद्धि, मतलब कि 10 सालों में कहाँ की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। तो दशकीय वृद्धि में अगर देखें तो राज्यों की श्रेणी में आपका जो मेघालय है, यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, बढ़ी है। और सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ की देखी गई, तो नागालैंड में। पिछले 10 सालों में यहाँ पे कोई भी ऐसी जनसंख्या बढ़ी हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक देखने मिली है दादर एवं नगर हवेली में, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या यहीं पे बढ़ी थी, ठीक है। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की रही है, ठीक है, लक्षद्वीप की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व टोटल ओवरऑल भारत का अगर पूछे तो पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग भारत में निवास करते हैं, ये पूरे भारत का डाटा है। उसके बाद अगर यही देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, हाँ जी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, आवाज कम आ रही है, देखो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की सबसे ज्यादा है, यहाँ पर एक किलोमीटर क्षेत्र में 1106 लोग निवास करते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो रहते हैं आपके दिल्ली में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे कम रहते हैं आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में। अरे आवाज कैसे कम हो सकती है, अभी बुलाती हूँ, रुक जाओ। उसके बाद यहाँ पे देखो लिंगानुपात की बात करें
लिंगानुपात मतलब कि सेक्स रेशियो। लिंगानुपात यहाँ पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बताई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर राज्य की श्रेणी में देखें, सर आवाज़ कम जा रही है बच्चों को, पता नहीं क्यों। देख लो, आप अभी भी फ़ोन में बिज़ी हो, है ना? अरे आवाज़ कम जा रही है। Who's paid expert? ओह, ठीक है, हाँ। देखो, अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या देखी जाती है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा कौन-सा राज्य जहाँ पे अच्छी महिला संख्या पाई जाती है, तो वो है आपका केरल। केरल में 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएँ हैं। मतलब 1000 पुरुषों की शादी 1000 महिलाओं से हो जाएगी, 84 महिलाएँ ऐसी बैठी रहेंगी, हमसे भी कोई शादी कर लो, समझ रहे हैं? उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात मतलब कि 1000 पुरुषों में आपके केवल और केवल 879 79 80 हाँ 879 महिलाएं कहाँ निवास करती हैं? आपके हरियाणा में। मतलब कि हरियाणा में 1000 पुरुषों की शादी 1000 पुरुषों में 879 नहीं 8 सॉरी 879 लड़कों की शादी हो जाएगी महिलाओं से, बाकी ऐसे बैठे रहेंगे, हमसे भी कोई शादी कर लो, ठीक है? ऐसे करके। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेशों का है? तो ये है आपके पुदुचेरी का। पुदुचेरी में ठीक करिए इसको। हेलो, 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 हेलो। अब ठीक है आवाज़? एमसीक्यू, हाँ, मैं देखती हूँ एमसीक्यू डालती हूँ, इसका अपलोड करूँगी एमसीक्यू है। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। गुड। हाँ जी, तो पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में आपके लिंगानुपात अच्छा है। यहाँ पे 1000 लड़कों की शादी 1000 लड़कियों से हो जाएगी, 37 लड़कियाँ ऐसी बैठे रहेंगी, हमसे भी कोई शादी कर लो, ठीक है? दमन द्वीप में सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो दमन एवं दीप का है। यहाँ पे दमन द्वीप में 1000 लड़कों में 600 लड़कों की शादी हो जाएगी, बाकी ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है? ऐसे करके आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि। अच्छा, कितने लोगों को शादी करनी है यहाँ पे बताओ जल्दी से, हाथ उठाओ, कितने लोगों को शादी करनी है? आओ 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 1037 है, 1037 है। मुझे नहीं करनी शादी, हमको भी धोखा मिला है। तेरी धोखा क्या होता है भैया? आप भी हाथ उठा रही हैं। हाँ जी, सही बात है। शादी वादी पता है कब करनी चाहिए? शादी वादी तब करनी चाहिए जब मस्त कमा रहे होते हैं, जीवन में आपको लग रहा होता है सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का बोझ हम उठा लेंगे, तब शादी करनी चाहिए। चाहे लड़की हो चाहे लड़का। कई बार लड़के लड़कियों का सिर्फ लड़के लड़कियों का बोझ नहीं उठाते हैं, कई बार लड़कियां भी लड़कों का बोझ उठा लेती हैं। और लड़कों का बोझ ऐसे नहीं कि लड़का कमाने जाता है तो उसका बोझ उठा रहे ना, बोझ ऐसे उठाया जाता है कि अगर लड़का नहीं कमा रहा है और घर में बेरोजगार पत्नी आई है, उस कंडीशन में क्या होता है
यहाँ पे लड़का भी सेक्रीफाइस कर रहा होता है, लड़की भी सेक्रीफाइस कर रही होती है ना, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें बनी है दुनिया में, जैसे सजना संवरना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों के साथ बैठना उठना, अच्छी बातें करना, तो ये उनके नेचर में रहता है, तो वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उनके मन में एक अलग खुन्नस रहती है। लड़के के मन में क्या होता है, कहीं पे भी आओ जाओ एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग सारी चीजें, उनको तो सबसे मैटर रिस्पेक्ट करता है ना, उनको सजने संवरने से कोई मतलब नहीं होता है, अच्छे से कपड़े पहन लो, अच्छी जगह जाओ, लोग रिस्पेक्ट करें, बात खत्म, है ना। तो वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हर चीज यहाँ पर पैसों की वैल्यू से होता है, तो एक अलग सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनकी लड़कों की अलग टेंशन, लड़कियों की अलग टेंशन, और जब दोनों टेंशन में बैठे रहते हैं तो इन दोनों की अलग टेंशन कि भैया तुम कमा नहीं रहे, उससे हमको हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और वो कहता है कि तुम घर में बैठे रहते हो, उसके बाद भी तुमको दिक्कत है, तो इस चक्कर में ना दोनों के अंदर लड़ाई होती है ना, और रिश्ता होना होता है खराब, मतलब रिश्ता होने लगता है खराब, और इस चक्कर में दो लोग मिलते हैं तो होते हैं बच्चे, और बच्चों पे पूरा असर पड़ता है, तो बच्चों पर बुरा असर पड़ा, शुरू से उन्होंने यही चीजें देखी हैं, और फिर वो चीजें उनकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको भी यही चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और अगर आप गरीब परिवार से हैं, गरीब परिवार में पैदा होना गलत बात नहीं होती है, लेकिन गरीब मर जाना बड़ी बुरी बात होती है। तो जब बच्चे शुरू में समझदारी से काम लेते हैं, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, तो वो उस चीज को ब्रेक करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके साथ भी ये चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए, इन चीजों पे नहीं पढ़ना है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, है ना। टेंशन स्क्वायर, एक बार मैं गरीबी पढ़ा रही थी तो गरीबी का ना एक साइकिल होता है, जैसे कि मैं गरीब, है ना, मेरे बच्चे गरीब, मतलब मैं गरीब, नहीं, जैसे मेरे माता पिता गरीब तो मैं भी गरीब हुई ना, और जब मैं गरीब हुई और मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चे भी गरीब हुए ना, और जब उनकी शादी हुई तो उनके बच्चे जब पैदा हुए तो वो भी गरीब हुए ना, तो ये गरीबी का साइकिल होता है, इनको ब्रेक करना पड़ता है, समझ रहे हैं, बस इसीलिए शुद्ध गरीब, हाँ बिल्कुल हम एकदम शुद्ध गरीब हैं, मैं अब नहीं हूँ लेकिन पहले थे पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, फिर बीच में गरीब हुए, फिर हम बहुत ही गरीब हो गए, उसके बाद फिर हम अमीर होना शुरू हुए, अब हम बहुत अमीर हैं, नहीं मतलब ठीक ठाक है, इसे आगे चलो। तो ये हो गया, सारी चीजें हो गई, हाँ। तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहाँ का क्या क्या हो गया, सब देख लिया हमने, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है आपके, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बच्चे कहाँ पे ज्यादा पैदा होते हैं, लड़के कहाँ पे ज्यादा पैदा होते हैं, लड़कियां कहाँ पे ज्यादा पैदा होती हैं, और लड़के पैदा होने के बाद कौन उन्हें सिक्योर करता है, लड़की पैदा होने के बाद कौन उन्हें मार देता है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। तो बच्चों का लिंगानुपात सबसे अच्छा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश का, राज्य के मामले में। सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अंडमान निकोबार का सबसे अच्छा लिंगानुपात माना जाता है, और सबसे कम लिंगानुपात बच्चों का खराब है दिल्ली में, ठीक है, हाँ जी। अब बाकी लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर के मामले में केरल सबको रटा, हमको पता है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, सबको पता, हमको पता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की पूछे, किसी को नहीं पता, नहीं याद होता है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छी है, और दादर एवं नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता दर है आपके केंद्र शासित प्रदेशों में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे चलो। उसके बाद आता है आपका शहरी जनसंख्या। सबसे ज्यादा लोग शहरों में कहाँ निवास करते हैं, गोवा में, गोवा वाले बीच में, और ये सारी चीजें यहीं पे होती है, इसलिए शहरों में रहते हैं वो लोग, ठीक है। और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पे निवास करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। भाई पहाड़ी इलाका कहाँ शहर बनाएंगे, पता चले दूसरे दिन है गिर गए। उसके बाद सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो भाई दिल्ली राजधानी है, इसे कैसे छोड़ देंगे, तो दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अच्छी है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी जनसंख्या कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की। पानी है, आज ब्लू है, पानी, तो कहाँ से बनाएंगे शहरी जनसंख्या, पता चले समुद्र में बाढ़ है, सब बहा के ले गए, राधे राधे, आगे चलिए। उसके बाद एससी कम्युनिटी की बात करें, मतलब की जाति जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में जाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। तो ये पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी कहता है आधा हमको दे दो, आधा तुम ले लो। अगर हम बात करें सर्वाधिक जाति प्रतिशत कहाँ का है, पंजाब का। कुछ समझ में आया, खाली रट लेना, बात खत्म। इसके बाद मैंने कहा था नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे कोई भी जाति निवास नहीं करती है, ठीक। उसके बाद जनजाति की बात करें,
सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और सबसे प्रतिशत ज्यादा, ठीक है, जनजातियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। और कहाँ कहाँ पे नहीं पाई जाती, तो पंजाब में कोई जनजाति नहीं है, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है, दिल्ली में 9 जनजाति, चंडीगढ़ वाले कहते हैं हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बाद में 2021 की जनगणना, ये आपकी 16वीं जनगणना थी। आपके जो 2023-24 में जो भी रिपोर्ट आएगी वो आएगी 17वीं जनगणना का, इसको ध्यान रखना। और ये सारी चीजें, ठीक है। सो नहीं हो रहा था क्लास, हाँ जी, ठीक है। ओके विश्वदीप, बताओ क्या डाउट है। हमको लगता है सैटरडे क्लास लेनी पड़ेगी हमको। हाँ, जाति नहीं पाई जाती है। देखो, जाति और जनजाति की डेफिनेशन ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो शुद्ध जंगली हैं, है ना, जो बहुत पहले से भारत में हैं और जंगलों में निवास करते थे, उन्हें हम जनजाति श्रेणी का दर्जा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो आम जनता से मिलना घुलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो जनजाति हो गई। जाति की अगर बात करें तो ऐसे कुछ समुदाय हैं जो कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच में पाए जाते हैं, है ना तो बहुत ज्यादा शहरी हैं, लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं और उनको मतलब भी नहीं रहता सारी चीजों से, ऐसा। तो आर्टिकल डिसाइड होते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कौन जाति में काउंट होगा, कौन जनजाति में काउंट होगा। इसी आधार पर हमारे भारत में जाति आयोग की स्थापना हुई, जनजाति आयोग की स्थापना हुई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सारी चीजों की स्थापना की गई है। वो आपको पॉलिटी के सेक्शन में दिखेगा। अब तो मैम की क्लासें कल ही शुरू कर पाएंगे। इस बार सैटरडे को भी आप लोग की क्लास लूंगी 2 घंटे, मतलब 2 घंटे मुझे बहुत सारी चीजें आप लोग को पढ़ानी है और फिर बताना है, ठीक है। ओके, बताते हैं कल मिलो, फिर बिहार के बारे में बात करते हैं, दिमाग खुलता है सबका फिर। विश्वदीप, करंट अफेयर आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, बिना रिवीजन के कुछ याद नहीं होता। जीएस का सेक्शन भी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी एक दिन में याद नहीं हुई होगी, बार बार पढ़ना पड़ा होगा ना, बस वही करंट अफेयर के साथ है, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, मंथ वाइज में मत जाना, पहले टॉपिक वाइज रिविजन कर लो, उसके बाद फिर मंथ वाइज पढ़ना, ठीक है, ऐसा। ओके, पीडीएफ अभी अपलोड कर देते हैं, है ना, चलो ठीक है। हाँ मैम, ठीक है। मैम की अभी क्लास है, प्रियंका मैम की, है ना, क्लास खत्म कर देते हैं। ओके ओके ओके, बाय 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 क्लास, बाय बाय बाय।